नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं टिकट की रेस। इस कार्यक्रम के जरिए जब आप हमसे जुड़ते हैं हर रोज शाम 6:30 बजे, आप एक लोकसभा सीट के बारे में पूरी जानकारी पा लेते हैं, क्योंकि अब इस साल बिहार में चुनाव होने हैं, पूरे देश में चुनाव होने हैं लोकसभा के। बिहार के 40 सीट पर हमारी नजर है। अब बिगुल बजने वाला है, यानी कि मार्च का महीना आ गया है और इसी महीने में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, यानी कि चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाना है, चुनाव आयोग की ओर से इसकी घोषणा हो जानी है और कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा। तो ऐसे में हम हर लोकसभा सीट पर आपको बता रहे हैं कौन कौन से उम्मीदवार कितनी तैयारी में जुट चुके हैं, किन लोगों ने अभी से ही खुद को उम्मीदवार मान लिया है और जो अभी वहां पर सांसद हैं। आज हम बात करेंगे मधुबनी सीट की। मधुबनी से अशोक यादव एमपी हैं, हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे हैं, बीजेपी से सांसद है, बीजेपी का कब्जा है। मधुबनी की अगर हम बात करेंगे आयुष जी, मिथिला की ओर हम बढ़ रहे हैं। दरभंगा हो गया, मिथिला हो गया, आगे हम दरभंगा की बात करेंगे। नहीं, आज तो मधुबनी की बात कर रहे हैं। देखिए, आज तारीख है 3 मार्च और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं। कल 4 मार्च को हम जमुई लोकसभा क्षेत्र की चर्चा करेंगे। बहुत ही हॉट सीट जमुई, चिराग पासवान की सीट, और बताएंगे चिराग पासवान जमुई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। चलिए आज चर्चा करते हैं मधुबनी की। तो आज मधुबनी की देखिए, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की चर्चा में इस बात को याद रखिए कि पहले यह लोकसभा क्षेत्र कभी ब्राह्मणों का हुआ करता था। यहां के सांसद ब्राह्मण हुआ करते थे। फिर इस सीट पर मुसलमान आए और अब यादवों का कब्जा है। देखिए, जब हम यादवों के कब्जे की बात करते हैं तो आज तक इस सीट पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने जीत का स्वाद नहीं चखा है। जनता दल ने भी नहीं चखा है। जनता पार्टी ने भले चखा था, जनता दल में नहीं चखा। हाँ, जनता दल ने भी नहीं चखा है। तो यह सीट, यहां देखिए कांग्रेस पार्टी जीती है, यहां से सीपीआई जीती है। सीपीआई 6 बार जीती है चुनाव, और यहां से बीजेपी जीत रही है। और यदि हम 2019 के चुनावी नतीजे को देखते हैं आलोक जी, तो हमें इस बात के संकेत मिलते हैं कि बिहार में सबसे अधिक यादवों ने किसी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी को वोट किया तो वह मधुबनी लोकसभा क्षेत्र था। मधुबनी के यादव बीजेपी को वोट कर रहे हैं। मधुबनी के यादव पिछले बार हाँ, लेकिन उनके उम्मीदवार भी यादव होते हैं, बीजेपी के अशोक यादव। और यहां बहुत आसानी से हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण होते हम 2024 में भी देख रहे हैं। तो ये सब बातें बताए, इसके पहले आपको हम थोड़ा इतिहास बता देते हैं कि देखिए, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और इनमें से 5 पर एनडीए का कब्जा है। इकलौती सीट है मधुबनी विधानसभा क्षेत्र जहां आरजेडी के समीर कुमार महासेठ जीते हुए हैं। देखिए, हरलाखी से सुधांशु शेखर जेडीयू के चुनाव जीते, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा बीजेपी के चुनाव जीते, बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बचौल बीजेपी के चुनाव जीते, मधुबनी से हमने बताया ही आरजेडी के समीर कुमार महासेठ, केवटी से मुरारी मोहन झा बीजेपी के चुनाव जीते और जाले से जीवेश कुमार बीजेपी के चुनाव जीते। तो 2019 में लोकसभा चुनाव में हमने यहां देखा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को बढ़त मिली। और यदि हम चुनावी इतिहास, चुनाव के नतीजों का इतिहास देखते हैं, जो हम आपको बता रहे थे कि यहां कांग्रेस, यहां सीपीआई, यहां बीजेपी, जनता पार्टी 1977 में जब इंदिरा गांधी को देश को हराना था, तो 1957 में श्याम नंदन मिश्रा कांग्रेस के एमपी बने। फिर देखिए 1962 में कांग्रेस से ही यमुना प्रसाद मंडल बने। 1967 और 1971 में भोगेंद्र झा सीपीआई के, मतलब यहां की जमीन में सीपीआई है, वामपंथ है। 1977 में इंदिरा गांधी की पार्टी को हराने के लिए, इंदिरा गांधी को हराने के लिए मधुबनी से खड़े हुए हुकुमदेव नारायण यादव जनता पार्टी से और चुनाव जीत गए। देखिए 1980 में सफीकुल्ला अंसारी चुनाव जीते कांग्रेस से, लेकिन फिर किन्हीं कारणों से बाइपोल हुआ और यहां फिर से भोगेंद्र झा सीपीआई के सांसद बन गए। आगे 1984 में कांग्रेस से ही अब्दुल हन्नान अंसारी सांसद बने। 1989 और 1991 में भोगेंद्र झा सीपीआई के सांसद बने। 1996 में चतुरानंद मिश्र सीपीआई से, 1998 में कांग्रेस से शकील अहमद, 1999 में हुकुमदेव नारायण यादव बीजेपी से, फिर 2004 में शकील अहमद कांग्रेस से और 2009 और 2014 में हुकुमदेव नारायण यादव बीजेपी से।
और 2019 में हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे बीजेपी से जो मौजूदा सांसद हैं। तो मधुबनी में देखिए भाजपा का यह दावा भी खंडित होता है कि वहां परिवारवाद नहीं है। हुकुमदेव नारायण यादव के बाद उनके बेटे अशोक यादव को टिकट दिया गया, जो चुनाव जीते भी और संभवतः 2024 में भी उम्मीदवार वही होंगे। अब देखिए यहां जो मुकाबले होते रहे, हमने ये देखा है कि आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर अब्दुल बारी सिद्दीकी 2 लोकसभा चुनाव में बहुत ही मामूली मतों के अंतर से हारे हैं। तो जब हम चुनावी नतीजे बता रहे हैं पिछले लोकसभा चुनावों का, तो शुरुआत हम करते हैं 2004 से। 2004 में कांग्रेस के डॉक्टर शकील अहमद चुनाव जीते 3,28,182 मत लाकर। हुकुमदेव नारायण यादव चुनाव हार गए 2,41,103 मत लाकर। और चतुरानंद मिश्र सीपीआई वाले 92,168 मत लाए थे। तो शकील अहमद और हुकुमदेव नारायण यादव के बीच जीत हार का फासला 57,079 वोट का था। अब देखिए 2009 में हुकुमदेव नारायण यादव फिर से जीते 1,64,094 मत लाकर। अब्दुल बारी सिद्दीकी, देखिए जो हमने कहा कि बहुत ही नजदीकी मुकाबले में 1,64,094 मत लाकर हुकुमदेव नारायण यादव जीते। अब्दुल बारी सिद्दीकी 1,54,167 मत लाकर हार गए। देखिए जीत हार 9,927 मतों से। लेकिन इसमें सिद्दीकी की हार की वजह क्या रही, यह भी जानना आवश्यक है। 2009 में कांग्रेस और आरजेडी दोनों अलग अलग लड़ रहे थे और कांग्रेस के मजबूत खंभे मधुबनी में डॉक्टर शकील अहमद को माना जाता रहा है। तो डॉक्टर शकील अहमद ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर 1,11,423 मत प्राप्त कर लिया था और हार हुई अब्दुल बारी सिद्दीकी की 9,919 मतों से। डॉक्टर हेमचंद झा सीपीआई के 54,364 मत ले आए थे। तो अब देखिए 2014 में क्या हुआ। 2014 में हुकुमदेव नारायण यादव फिर से जीत गए 3,58,040 मत लाकर। मोदी लहर था उस वक्त। हाँ, लेकिन मोदी लहर था, लेकिन यहां हुकुमदेव नारायण यादव की जीत की वजह कुछ और बनी। यहां मोदी लहर थम सकता था। अच्छा। 2014 में नीतीश कुमार अकेले लड़ रहे थे, याद कीजिए। हाँ, वो अलग हो गए थे। ठीक है ना। तो हुकुमदेव नारायण यादव 3,58,040 मत लाकर चुनाव जीते। अब्दुल बारी सिद्दीकी फिर से हारे 3,37,505 मत लाकर, मतलब 20,535 मतों से हार हुई। लेकिन यह हार क्यों हुई? क्योंकि नीतीश कुमार ने भी एक मुसलमान को ही, प्रोफेसर गुलाम गौस जो इन दिनों बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्हें उम्मीदवार बना दिया था और वे 56,392 मत ले आए थे और हार हुई अब्दुल बारी सिद्दीकी की 20,535 मतों से। अब देखिए 2019 में जो हमने कहा कि पूरे बिहार में यादवों ने सबसे अधिक मत यदि बीजेपी को दिया, लालू यादव को इग्नोर कर दिया, उनके गठबंधन को इग्नोर कर दिया, तो वह मधुबनी लोकसभा क्षेत्र था। 2019 में अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव लड़ने को चले गए दरभंगा। वे लगातार हार रहे थे यहां, तो उन्हें लगा कि दरभंगा ठीक रहेगा। तो यहां मधुबनी में लालू यादव को कोई मजबूत उम्मीदवार आरजेडी से नहीं मिला। उन्होंने यह सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दे दी और पता नहीं किन कारणों से, चाहे जो भी हुआ हो, टिकट मिला वीआईपी से बद्री पूर्वे को और उधर बीजेपी से हुकुमदेव नारायण यादव ने रिटायरमेंट ले लिया अपने बेटे को। हाँ, तो उनके बेटे उनके उत्तराधिकारी बने, बीजेपी ने भी मुहर लगा दी। अशोक यादव मैदान में आए तो अशोक यादव 5,95,843 मत लाकर चुनाव जीत गए। बद्री पूर्वे वीआईपी के उम्मीदवार का बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा। 1,40,903 मत सिर्फ आए और हार हुई 4,54,950 मत। 4,54,000 का डिफरेंस है। जी देखिए, तब 2019 में वीआईपी पार्टी महागठबंधन में थी। हाँ, वीआईपी पार्टी महागठबंधन में थी। 2019 में कांग्रेस कह रही थी कि यह सीट मुझे दे दीजिए, हम डॉक्टर शकील अहमद को लगा लेते हैं। लेकिन कांग्रेस को सीट मिली नहीं। डॉक्टर शकील अहमद बागी बनकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहां से चुनाव लड़ गए और उन्हें 1,31,530 मत आए। तो यदि हम बद्री पूर्वे और शकील अहमद के मतों को मिला भी देते हैं, तब भी अशोक यादव बहुत अधिक मतों से चुनाव जीते। बद्री पूर्वे
चुनाव के अंतिम दिनों में यूं कहें कि चुनाव मैदान से भाग गए थे और मतलब हार मान ली। मतलब उनके कार्यकर्ता संसाधन के लिए तरस रहे थे। उनके समर्थकों ने इस तरीके का रिंगटोन लगा रखा था कि पैसे के लिए बात मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का रिंगटोन। और अंतिम समय में देखिए जीत हार अलग बात है। खगड़िया का चुनाव लड़ने के बाद मुकेश सहनी स्वयं वहां मधुबनी पहुंचे थे और उन्होंने अपनी ओर से थैली खोल दी थी और इसी का परिणाम रहा कि 1,40,000 मत बद्री पूर्वे को आ भी गया, नहीं तो हार और भी अधिक बुरी होती। हाँ जी। तो ये तो स्थिति 2019 के चुनाव की रही। अब 2024 की हाँ, अब 2024 की बात हम करें तो देखिए 2024 में अशोक यादव को फिर टिकट मिलेगा, इस बात की संभावना तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रही है कि एनडीए में जेडीयू इस सीट पर कोई दावेदारी नहीं कर रही है। उन्हें फिर से मौका देगी। हाँ, बीजेपी हुकुमदेव नारायण यादव अभी हैं। देखिए वे सबसे सांसद का पुरस्कार पाए थे और मोदी उन्हें पसंद करते हैं। तो अशोक यादव को टिकट मिलना, देखिए कभी कभी हरिभूषण ठाकुर बचौल को लगता है कि हम भी मधुबनी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें 2 विधानसभा क्षेत्र में भूमिहार जीते हुए हैं। जीवेश कुमार, याद कीजिएगा, पिछली एनडीए सरकार में मंत्री थे। तो हरिभूषण ठाकुर बचौल। अब देखिए इंडिया ब्लॉक से महागठबंधन से कौन प्रत्याशी होगा। देखिए उम्मीदवार आरजेडी को देना है और सीट आरजेडी को जाएगी। जी, सीट आरजेडी को जाएगी। और अब्दुल बारी सिद्दीकी पिछले कई महीने से यहां उम्मीदवार के तौर पर टहल रहे हैं। मतलब वे तीसरी बार यहां चुनाव लड़ने को आए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं और उन्होंने अपने को उम्मीदवार घोषित कर रखा है। और आरजेडी के नेताओं से भी पूछिएगा तो वे कहेंगे कि नहीं, अब्दुल बारी सिद्दीकी ही वहां उम्मीदवार हैं। अब देखिए अब्दुल बारी सिद्दीकी उम्मीदवार हो या कोई और मुसलमान उम्मीदवार हो जाए, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यहां फिर हिंदू बनाम मुस्लिम का ध्रुवीकरण होगा। देखिए एक और चर्चा होती है, अली अशरफ फातमी, वे अभी जेडीयू में है और वे दरभंगा से टिकट चाह रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि उनके स्वर भागी नहीं, हाँ मैं उसी बात पर आ रहा हूं। तो अली अशरफ फातमी दरभंगा से टिकट चाहते थे या मधुबनी से टिकट चाहते थे। अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए तो कहीं संभावना नहीं बन रही है। अली अशरफ फातमी ने मधुबनी से चुनाव लड़ने की इच्छा 2019 में भी जाहिर की थी, तो जेडीयू से, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में देखिए अब क्या है कि अली अशरफ फातमी का मन भी डोल रहा है और अंदर खाने में कई तरीके की चर्चाएं हैं कि अली अशरफ फातमी की पुनः घर वापसी हो सकती है, आरजेडी में वापसी हो सकती है। तो वे दूसरे दावेदार हैं, लेकिन अभी पलड़ा जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए अब आरजेडी के भीतर भी इस बात का मंथन है कि यहां कैसे हिंदू बनाम मुसलमान रोका जाए, ठीक है ना। एक बड़ा फैक्टर होता है वोटों के ध्रुवीकरण का। तो चर्चा चलती है तीसरे नाम की, समीर कुमार महासेठ की, जो उद्योग मंत्री रहे हैं, बड़ी पहचान उस पूरे और उस इलाके में। देखिए उनके पिता राजकुमार महासेठ निर्दलीय चुनाव जीतते थे मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से। और आपको अभी हमने बताया कि देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की 6 सीटों में से एकमात्र सीट पर समीर कुमार महासेठ ने जीत हासिल की थी, जबकि 2015 में इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में कई सीटों पर आरजेडी काबिज थी, ठीक है ना। तो समीर कुमार महासेठ की चर्चा चलती रहती है, लेकिन समीर कुमार महासेठ की बहुत दिलचस्पी नहीं है। अब देखिए जब हम मधुबनी की चर्चा करते हैं तो एक नाम और जो पुराने आरजेडी वाले हैं उन पर गौर किया जाना आवश्यक है और वो नाम है गुलाब यादव का। देखिए गुलाब यादव भी मधुबनी में दिन रात पसीना बहा रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि हम चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, दावा कर रहे हैं। लेकिन क्या वे तीसरे उम्मीदवार होंगे या फिर हिंदू बनाम मुसलमान के भय को रोकने को और 2019 के चुनावी रुझान को देखते हुए कि यादवों ने बीजेपी को वोट कर दिया, गुलाब यादव की घर वापसी हो जाएगी। गुलाब यादव की ताकत को समझिए। विवादों में रहना दूसरी चीज है, लेकिन गुलाब यादव ने किसी पार्टी में रहे बगैर अपनी पत्नी अंबिका गुलाब यादव को
एमएलसी चुनाव जितवा दिया, निर्दलीय, हाँ निर्दलीय, अपनी बेटी को जिला परिषद का चुनाव जितवा दिया, अविश्वास प्रस्ताव में भी जीत मिल गई, अविश्वास प्रस्ताव में भी जीत मिल गई। तो ये एक फैक्टर वहां गुलाब यादव भी है। और देखिए, जब ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट हासिल करेंगे अगले कुछ दिनों में, तो हम वहां की असली तस्वीर दिखाएंगे कि मतदाता चाहते क्या हैं। देखिए, कांग्रेस को भी तो 8-9 सीटें लेनी है ना। तो कांग्रेस मिथिलांचल में एक सीट चाहती है। अब वह सीट मधुबनी की होगी कि दरभंगा की होगी, समस्तीपुर पर तो दावा है ही है। तो देखिए, कांग्रेस में भावना झा के नाम की चर्चा होती रहती है, जो पूर्व विधायक हैं। डॉक्टर शकील अहमद की बात अब नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर रखा है कि अब हमें चुनाव नहीं लड़ना। अभी भी कभी लेकिन दबे स्वर में कहते हैं पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे, पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे। ठीक है, चलिए, पार्टी तो सबसे बड़ी होती है। आप तो नेताओं से सुनते ही है कि पार्टी मां होती है। और देखिए, सीपीआई भी अपनी दावेदारी वाली सीटों में, हमने कहा ना कि मधुबनी में सीपीआई की जगह है, तो उस मधुबनी क्षेत्र को भी रखती है। और यहां जब मधुबनी से सीपीआई का उम्मीदवार कौन हो सकता है, तो नाम के तौर पर राम नरेश पांडे की चर्चा होती है। तो ये मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का हाल है। आलोक जी, हाल क्या है मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का, वो हमने आपको बताया है। कौन कौन से जो उम्मीदवार हैं, बड़े चेहरे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। कई लोगों ने मन बना लिया है, कई लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और फिर हिंदू मुसलमान होने के लिए कुछ रिकवरी करनी पड़ती है, क्योंकि एक एक सीट महत्वपूर्ण है, खास करके महागठबंधन के लिए। एनडीए के लिए तो है ही, महागठबंधन के लिए भी उन्हें अपना खाता खोलना है, खासकर आरजेडी को। तो एक बड़ी चुनौती होगी। हर सीट पर निगाहें हैं सबकी। और जो फिलहाल जो मौजूदा समय में जानकारी है, आगे ग्राउंड रिपोर्ट्स भी वहां की हर जिलों की आप तक पहुंचाएंगे। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। कल 6:30 बजे इंतजार कीजिएगा जमुई लोकसभा क्षेत्र का। जमुई जी, चिराग पासवान लड़ेंगे, ये उनकी मां या कौन? जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बने रहें। हर खबर तक हम आपको पहुंचा रहे हैं लाइव सीरीज के माध्यम से। और टिकट की रेस हर शाम 6:30 बजे आप तक। धन्यवाद।